हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम मेटलर्जी का लेक्चर नंबर क्या देख रहे हैं 7 देख रहे हैं। और ये जो लेक्चर है वो एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल मेटलर्जी हम पढ़ के, सामान्य मेटलर्जी हमने पढ़ के, फिर इंडिविजुअल मेटल की मेटलर्जी पढ़ी। आयरन हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया। एक जिंक की मेटलर्जी भी उसमें दी होगी, छोटा सा एक वो बना है, तो उसको आप देख लें। जिंक की मेटलर्जी में ZnS में उसका एस रहता है। फिर ZnS जिंक ब्लेंड है तो उसमें क्या करेंगे, फ्लोट रोटेशन करेंगे। फिर फ्लोट रोटेशन के बाद उसकी क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, वर्जन करेंगे। फिर अब बात आती है उसकी काय की रिडक्शन की, अपचयन। तो उसका जो अपचयन होता है वो होता है कार्बन के द्वारा। काय के द्वारा? कार्बन के द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन के द्वारा रिडक्शन करते हैं। दो मेथड दी होंगी उसमें, एक नाम अकेला याद करना है, बेल्जियन मेथड और सेलेसियन मेथड। ठीक। फिर इसके बाद इससे जो कॉपर में जो हमें कॉपर मिलेगा वो होगा स्प्लिटर कहते हैं उसे, इम्प्योर होता है, फिर उसको प्योर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, जो जिंक है उस जिंक को हम क्या करेंगे, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी एक बार देख लेना, कौन कौन सी, H2SO4 से और HNO3 से क्या क्या रिएक्शन करके क्या बना है, और उसके एक दो कंपाउंड दिए वो याद करना है। ठीक, ये क्या हो गया, जिंक की बात हो गई। जिंक की बात मैं इधर भी आपको बता दूंगा। ठीक, तो वो आपको याद करना है, सब उसमें लिखा हुआ है सीट में। आज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी बात कर रहे हैं, इसको आपको लिखना भी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं इसके। और क्वेश्चन ज्यादातर अगर पेपर करने आता है तो क्वेश्चन ज्यादातर यहां से आता है। तो देखें, ये होता है एलिंगम डायग्राम। ये एनसीईआरटी में आपका इस टाइप का बना हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये क्या याद करना पड़ेगा, कि हमें कुछ याद करने की जरूरत इसमें नहीं है। क्या क्या चीजें आपको इसमें समझनी है वो अकेले देखना है, आपको याद नहीं करना है कि कौन सा डायग्राम कहाँ जा रहा है, ये डाटा कुछ लिखे हुए हैं, ये आपको याद नहीं करना है। आपको क्या देखना है, ये एलिंगम डायग्राम जो रहता है वो बेस है हमारी जो मेटलर्जी रहती है उसके थर्मोडायनेमिक पर बेस है। जो धातु कण रहता है उसके थर्मोडायनेमिक पर बेस है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे आपने बात की, मैंने अभी जिंक की बात की, तो जिंक में अपचयन करने के लिए हमने क्या लिया, कार्बन लिया। तो कार्बन ही डाल लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया। आयरन की जो मेटलर्जी होती है मैंने उसमें आपको बताया था कि कार्बन ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड था। कार्बन जो रहता है वो हाई टेम्परेचर पर रहता है, इसलिए उसका यूज ज्यादा नहीं होता है। तो इस एलिंगम डायग्राम से हम क्या पता करते हैं, सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है उस मेटल के ऑक्साइड के लिए, उस धातु के ऑक्साइड के लिए, जिससे वो आसानी से हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाए। क्लियर होगा। तो ये जो डायग्राम है ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक तो ये पढ़ा था, डेल्टा जी फॉर्मेशन इक्वल टू -NF सेल। एक तो ये रिएक्शन थी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये सेल का, या सेल की बात कर रहे हैं तो सेल का EMF रहता है, फेराडे रहता है, 9500 कूलम, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरी आपने जो रिएक्शन पढ़ी है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा H स्टैंडर्ड माइनस T डेल्टा S। ये जो रिएक्शन है उसमें सबको पता है ये रिएक्शन आपको आना चाहिए। अब इस वाले रिएक्शन में क्या होता है, मेन चीज है डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, गैस फ्री एनर्जी होता है। डेल्टा जी क्या होता है, गैस फ्री एनर्जी, गैस मुक्त ऊर्जा, ये होता है डेल्टा जी। ये क्या है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी परिवर्तन, टी क्या है, टेम्परेचर, और डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इसके बीच में है, ये इस वाले एक्सेस पे क्या है, इस वाले एक्सेस पे है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि डेल्टा जी में इसमें क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, यदि 0 है तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, साम्य की कंडीशन होती है, या आप बिल्कुल पढ़ चुके हो। दूसरी बात, डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, नेगेटिव है, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्वतः होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगी, अस्वतः होगी, मतलब रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी।
ठीक, ये डेल्टा जी के बारे में आपको पता है। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि ये जो एक्स एक्स, ये क्या है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो ग्राफ बना है वो इस पर बना हुआ है। डेल्टा जी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया है और वाई एक्सिस पे लिया गया है टेम्परेचर, और ये डेल्टा एस, जिन लोगों को ग्राफ पढ़ते आता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला जो फार्मूला पढ़ते आता है उनको पता होगा कि ये क्या होता है, डेल्टा जी को बता रहा है। ये डेल्टा जी लिखा है मैंने, डेल्टा जी फॉर्मेशन, काय का फॉर्मेशन, किसी भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन, किसी भी ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए ये डेल्टा जी फॉर्मेशन एक्स एक्सिस में दिया गया है और ये वाई एक्सिस में क्या दिया गया है, टेम्परेचर, तापमान दिया गया है। और ये जो ग्राफ की जो स्लोप बता रही है वो बताती है, स्लोप किसको बताती है, डेल्टा एस को बताती है, स्लोप उसकी ढाल, और इसका जो इंटरसेप्ट होता है ये वो कौन बताता है, डेल्टा एच को बताता है। हमें क्या याद रखना है, ये जो ग्राफ प्लॉटेड है वो आपको क्लियर हुई, जिसके बीच में है ये डेल्टा जी और ये टेम्परेचर। अब डेल्टा जी की वैल्यू किसी के लिए जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो रिएक्शन क्या होती है, उस टेम्परेचर पर उतनी ही क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः होगी। आ रही बात सुनो, तो देखें जैसे हम बात करें, एक कोई ग्राफ देखो आप, जैसे इसकी बात करें, ये डेल्टा जी कितना है इसका, इस वाले 1100 डिग्री सेंटीग्रेड 1100 है, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे डेल्टा जी ऊपर नेगेटिव वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी ये ऑक्साइड के बनने की फॉर्मेशन क्या होती जा रही है, बनने की वो स्पॉन्टेनियस होने की क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये जिनके ग्राफ ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी क्या हो रहा है, डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है, और पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा जी की होती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, ऊपर यहाँ पे 0 हो जाएगी, और इसके ऊपर डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका डेल्टा जी क्या होते जा रहा है, पॉजिटिव होते जा रहा है, मतलब वो स्पॉन्टेनियस होने की प्रवृत्ति उसमें क्या होती जा रही है, कम होती है। क्लियर हो गई बात। और ये क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर, ये टेम्परेचर जैसे इसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर जैसे कोई इस वाले टेम्परेचर पे बात करें 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इधर आप देखोगे तो क्या होते जा रहा है, देखें पहले 0 पर क्या था, डेल्टा जी नेगेटिव ज्यादा था, नेगेटिव में था, और टेम्परेचर बढ़ गया तो डेल्टा जी क्या हो गया, बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब बढ़ते जा रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियस क्या होगी, कम होती जा रही है। दूसरा, ये जो ग्राफ है हमें पूरे याद नहीं करना है, सभी डाटा बेस है, ये प्रैक्टिकली ग्राफ बनाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला ग्राफ सीधा चल रहा है, CO2 का ग्राफ सीधा चल रहा है, इसका मतलब इसका डेल्टा जी कांस्टेंट रहता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर कुछ भी हो वो उसी उससे रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। क्लियर होगी बात। एक ग्राफ आप देख रहे हैं, ये वाला ग्राफ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है कौन सा वाला, कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन से मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो उसके लिए क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होते जा रहा है, नीचे की तरफ आते जा रहा है, मतलब उसका डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ज्यादा होती जा रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती जाएगी। और इसके उल्टी रिएक्शन देखो जरा, ये वाली रिएक्शन को देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बना रहे हैं हम, CO2 बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रही है, इसकी स्पॉन्टेनियसली क्या हो रही है, कम हो रही है, स्वतः होने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, कम। और ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये रिएक्शन स्वतः नहीं होगा। और ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है काय के कारण, डेल्टा एस के कारण। डेल्टा एस की वैल्यू कम या पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, उसके कारण ऐसा होता है। मैं अभी एग्जांपल दूंगा एक एक करके, आप इसको समझोगे। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होती है, इससे हम पता कर सकते हैं सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी नीट में क्या एक क्वेश्चन आया कि एल्यूमिनियम जो रहता है उसका रिडक्शन हम किसके द्वारा कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है उसका रिडक्शन सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट उसके लिए क्या हो सकता है, मेटलर्जी में। तो देखें आपको क्या करना रहेगा, उसमें ऑप्शन दिया था मैग्नीशियम, जिंक दिया था, कार्बन दिया था, और इसके ऊपर और भी हो जाएगा, कॉपर इसके ऊपर आ जाएगा, Ag इसके ऊपर आ जाएगा, वो दिया था। तो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, इसका ग्राफ कहाँ है, हमें चाहिए एल्यूमिनियम के लिए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट,
तो एल्यूमिनियम का ग्राफ ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे वाला जो ग्राफ वाला मेटल है, जैसे कौन सा, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम जो रहेगा उसके लिए क्या रहेगा, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो उसमें आंसर क्या हो गया था, मैग्नीशियम इज द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए ये क्या है, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये एलिंगम डायग्राम होता है। ये एलिंगम डायग्राम किसके बीच में आपको क्लियर होगी बात, ये डेल्टा जी प्रति मोल है। जैसे ये 2 मोल के लिए ये ग्राफ में आपको 600 दिख रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 300। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं पेपर में आ गया। दूसरा ये टेम्परेचर और डेल्टा जी फॉर्मेशन। डेल्टा जी फॉर्मेशन किसका, किसी भी ऑक्साइड के डेल्टा जी के फॉर्मेशन के बीच में कर्व है। इसकी स्लोप किसको बताती है, ढाल किसको बताती है, डेल्टा एस को बताती है, एंट्रोपी को बताती है, रैंडमनेस को बताती है। क्लियर होगी बात। अब हम इसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है एक एक करके उसकी बात करेंगे। ये डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये देख लिया कि सभी ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए ये, ठीक। तो आप इसे नोट करें, फिर आगे की हम बात करें। चलिए, तो अब मैं बात करूंगा काय की, इस ग्राफ का पहला एप्लीकेशन, पहला अनुप्रयोग आप लिखोगे टू फाइंड आउट डिसोसिएशन टेम्परेचर ऑफ ऑक्साइड। टू फाइंड आउट डिसोसिएशन टेम्परेचर ऑफ ऑक्साइड। किसी ऑक्साइड के विघटन होने का, किसी ऑक्साइड के विघटन होने का, किसी ऑक्साइड के विघटन होने का तापमान ज्ञात करना। किसी ऑक्साइड के विघटन होने का तापमान ज्ञात करना कि कौन सा ऑक्साइड किस टेम्परेचर पर टूटेगा। तो देखें, ये एलिंगम डायग्राम है और इसमें मेरे को क्या क्या दिया है, ये डेल्टा जी है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, और ये टेम्परेचर। एक यहां पर डेल्टा जी, इस वाले रीजन में डेल्टा जी यहां पर क्या है, नेगेटिव वैल्यू है उसकी, और इधर ऊपर मैंने बनाया नहीं था, ऊपर वाला है वहां पे क्या है, पॉजिटिव। तो अगर किसी के लिए डेल्टा जी क्या हो जाता है, नेगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है रहती है, और पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होती है, असफल होती है। तो ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, ये काय के लिए है, ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या है, ये 0 वैल्यू है डेल्टा जी की, और इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। ऐसा एक ग्राफ दिया है किसी ऑक्साइड का, मेरे मान लो ये दिया है मेरे को 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2N। ये एक ऑक्साइड है। अब मेरे को इसका डिसोसिएशन टेम्परेचर फाइंड करना है कि इसका डिसोसिएशन टेम्परेचर क्या होगा। तो देखें जरा क्या होगा डिसोसिएशन टेम्परेचर, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि यहां पर क्या है, जब ये क्या हो रहा है, इस पर 2m, ये ग्राफ का ए पार्ट है और ये ग्राफ का क्या है, बी पार्ट, एक का ही। तो 2m प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m। इसके लिए क्या है, डेल्टा जी फॉर्मेशन, डेल्टा जी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन इक्वल टू क्या रहेगा, ये इधर कुछ भी हो सकता है, वो क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगी फॉर्मेशन की।
अब मैं इसको तोड़ूंगा, अगर डिसोसिएशन करूं 2MO ये ए वाले पार्ट के लिए बात चल रही है, इसका डिसोसिएशन करेंगे हम तो क्या बनेगा 2M प्लस O2 डेल्टा G डिसोसिएशन हो गया अभी। तो ये रिएक्शन को मैंने पलट दिया, तो इसके लिए डेल्टा G का मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर डिसोसिएशन क्या है पॉसिबल नहीं है, ये क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस है, अस्वतः। तो ये रिएक्शन क्या होगी अस्वतः होगी। इस वाले मतलब यहां तक का जो टेम्परेचर है, यहां से लेकर यहां तक का जो टेम्परेचर रहेगा, ये जो टेम्परेचर है यहां से यहां तक का टेम्परेचर है, इस वाले टेम्परेचर पर इस मेटल के ऑक्साइड का डिसोसिएशन हम नहीं कर सकते। बी वाले ग्राफ की बात कर ले हम। बी वाले ग्राफ से क्या हो रहा है, यदि बी वाले ग्राफ में हम बात कर रहे हैं, बी वाले ग्राफ में ये ऊपर आ गया, मतलब यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन हुआ है N प्लस O2 इक्वल टू, बी वाले ग्राफ की बात चल रही है तो नीचे से ले लेता हूं, तो 2M प्लस O2 इक्वल टू क्या बन रहा है 2M। अब यहाँ के लिए डेल्टा G फॉर्मेशन इक्वल टू क्या है पॉजिटिव, इस वाले टेम्परेचर यहाँ पर ऊपर, और अगर इसका डिसोसिएशन करूं मैं तो क्या हो जाएगा 2MO इक्वल टू 2M प्लस O2 डेल्टा G डिसोसिएशन इक्वल टू क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगी ये स्वतः, ये क्या होगी स्पॉन्टेनियस। अरे बस, तो क्या पता चल गया हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो टेम्परेचर है, ये जो भी टेम्परेचर हो, इसके नीचे इस मेटल ऑक्साइड का डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है, स्वतः पॉसिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। एक्स का फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे कर सकते हो। और बी वाले टेम्परेचर पर जैसे ही इस वाले रीजन पे आप गए, इस टेम्परेचर को आपने क्रॉस किया, तो क्या हो जाएगा इसका डिसोसिएशन क्या है पॉसिबल है, इसका डिसोसिएशन क्या है संभव। कैसे संभव है ये बात क्लियर हो, इसको आप बनाए जल्दी से, स्वतः हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, फाइंड आउट डिसोसिएशन टेम्परेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का वियोजन का क्या पता चल गया हमें कि कितने के वियोजित होता है, ये पता चल गया। तो इसे नोट करें आप, और अगली बात कर रहे हैं। चलिए अब देखें जरा, अब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ये पता करेंगे कि किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होती है और किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाले ग्राफ से आपको क्या पता चल गया, इसमें डाटा याद नहीं करना, ये पता चल गया कि ये वाला जो पॉइंट है जिसमें डेल्टा G ऊपर रहता है, उसमें यहाँ पर डिसोसिएशन पॉसिबल है और इस टेम्परेचर पर डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। चलिए अब अगली बात कर रहे हैं हम। मान लो मेरे को ग्राफ दिया गया है, यहां पर इस टाइप का ग्राफ दिया है, किसका, ये ग्राफ है Ag प्लस O2 इक्वल टू Ag2O के पास का ऐसा ग्राफ बन रहा है। मान लो Hg प्लस O2 बराबर HgO, और यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है, इस टाइप का जो ग्राफ बन रहा है, मान लो ये ग्राफ बन रहा है किसका, Zn प्लस O2
बराबर Zn। रिएक्शन को आप एनालाइज कर सकते हो। ये 3 ग्राफ मान लो मेरे को दिए हैं, ये 3 वाली लाइन आप नहीं बनाओगे तो चलेगा। ये 3 ग्राफ मेरे को दिए गए हैं। इसमें एक में Ag2O दिया है, ZnO दिया है, ZnO का ऑक्साइड का फॉर्मेशन दिया है, डिस्कस दिया है। अब क्या हो रहा है, ये है कि इसका यहां पर जो ये है, या मैं इसको अगर बनाऊं, ये लाइन को अगर मैं बना दूं, देखो जरा, अगर मैं ये जो लाइन है इसको ऐसा बना दूं डेल्टा जी वाली, तो ये क्या हो रहा है, इसका डिसोसिएशन जो रहेगा ये कितने टेम्परेचर को हो रहा है, T1 पर। इसका डिसोसिएशन कहां चालू हुआ है, यहां पर, ये T2 टेम्परेचर। और इसका जो डिसोसिएशन होगा वो कहां पर चालू हो रहा है, यहां पर। तो देखें क्या हो रहा है, T1 कम है, T2 ज्यादा, T3 और ज्यादा। तो क्या होता है, हम अगर रिएक्शन को उल्टा करना चाहें, जैसे Ag2O का डिसोसिएशन हम करेंगे काय में, Ag प्लस हाफ O2 में। तो ये इसके लिए तो हम क्या करते हैं, कोई रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्परेचर रहेगा ये कम रहेगा, तो ये जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा। दूसरा, जैसे HgO जो रहता है, ये क्या बनाएगा, Hg प्लस हाफ O2, तो इसका भी डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, T2 टेम्परेचर पे क्या है, कम। लेकिन यदि ZnO प्लस क्या लेना चाह रहे हैं हम, O2 लेना चाह रहे हैं या हाफ O2 लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। इसका डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर पर होगा। अब डिसोसिएशन ज्यादा टेम्परेचर पर होगा तो क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इन दोनों को डिसोसिएशन करने के लिए हमें टेम्परेचर कम चाहिए। कम चाहिए मतलब खर्चा क्या लगेगा, हमें कम लगेगा मेटल के लिए, कम खर्चा लगेगा, कम फ्यूल जलेगा, कम एनर्जी लगेगी, बेनिफिशियल रहेगा। तो इसको तो हम ऐसे ही बिना रिड्यूसिंग एजेंट के गर्म करके प्राप्त कर लेंगे इन दोनों। लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है, ये क्या है, ये इसका टेम्परेचर हमें ज्यादा करना पड़ेगा, और टेम्परेचर अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा खर्चा क्या आ जाएगा, ज्यादा। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये बिना रिड्यूसिंग एजेंट के हम नहीं करेंगे, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे प्राप्त करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो आप इसको पहले नोट करें, फिर हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसका बता देता हूं मैं आपको, फिर हम इसके लिए सुटेबल रिएजेंट की बात करें। इसको नोट करें हम। चलिए, तो क्या पता चल गया आपको कि किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता है और किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता किसके लिए पड़ेगी, जिसके लिए क्या होगा, जिसके लिए टेम्परेचर क्या लगता है, ज्यादा लगता है डिसोसिएशन के लिए, उसके वियोजन के लिए। अब देखें जरा, एक हम बात कर लेते हैं किसके लिए, हमारे पास क्या था, एक ग्राफ। इस ग्राफ में यहां पर ऐसा सीधी लाइन वाला क्या था, यहां पे बन रहा था C प्लस O2 बराबर क्या है, CO2। ठीक। दूसरा ऐसा वाला जो ग्राफ था, इसमें क्या बन रहा था, C प्लस O2 बराबर CO, पहले साफ कर देना। और यहां पर क्या था, यहां पर था CO प्लस हाफ O2 या O2, रिएक्शन मेरे साथ कर लेना, यहां पर बना है CO। ये क्या हो गया,
ये ग्राफ नंबर 1, ये ए, ये बी और ये सी, ये तीनों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जिनमें से कोई ना कोई होता है। ठीक, तो क्या होता है इनमें जरा समझ। और ये ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है, इसका कारण क्या है। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता जा रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझो। तो देखो ए वाले में क्या है जरा देखें। ए वाले में ये है कि CO प्लस O2 इक्वल टू बराबर क्या है CO2। और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, गैस। ये भी क्या होती है, गैस। ये भी क्या होती है, गैस। ठीक, तो क्या है, अगर रिएक्शन को आप बैलेंस करना चाहें तो इसको 2 कर लो आगे, ये भी 2 हो जाएगा। तो डेल्टा इसके लिए डेल्टा N इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस क्या आएगा 2 और माइनस क्या हो जाएगा ये 2 और ये 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1। और ये माइनस का 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा एन की वैल्यू माइनस होती है तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। और वैसे भी आप देखें क्या हो रहा है, अव्यवस्था क्या हो रही है, घट रही है। रैंडमनेस क्या हो रही है, घट रही है। तो क्या हो रहा है, 3 गैस से क्या बन रहा है, 2 गैस बन रहा है। इसलिए आ रही बात, 3 गैस से क्या बन रहा है, 2 गैस। तो इसमें डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव। तो आप देखें जरा, हमारा जो डेल्टा जी फॉर्मेशन इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसकी वैल्यू अगर मैं नेगेटिव यहां रखूंगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती जाएगी, डेल्टा एस की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होती जाएगी, नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी। ठीक, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, पॉजिटिव होती चली जाएगी। पॉजिटिव होगी मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती जाएगी। क्लियर होगी बात। ये वाले में क्यों ऐसा होता है ये आपको क्लियर हो गया ए ग्राफ से। बी ग्राफ की अगर आप बात करो, बी ग्राफ की बात करोगे, यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, नेगेटिव हो रही थी। टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी कम हो रही थी तो डेल्टा जी क्या होगा, बढ़ गया। डेल्टा जी बढ़ गया मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होती जाएगी। दूसरा बी वाला ग्राफ आप देखो, बी वाले में कुछ नहीं हो रहा है, C प्लस O2 बराबर क्या होता है, CO। तो ये C तो क्या होता है, कार्बन तो क्या होता है, सॉलिड। ये है गैस, ये है गैस। तो यहाँ पर डेल्टा N इक्वल टू क्या है, 0। तो क्या रहेगा, डेल्टा S इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये 0 हो गया तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये रिएक्शन कैसी रहती है, कांस्टेंट। टेम्परेचर के साथ इसमें कोई बदलाव नहीं आता क्योंकि इसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक, अगली रिएक्शन की बात करें, सी वाले ग्राफ की आप बात करो तो सी ग्राफ को आप देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 ले लो अगर रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं, और यहाँ पर बन रहा है CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, ये भी गैस होता है, और ये भी क्या होता है, गैस होता है। तो इसके लिए डेल्टा एन अगर आप निकालो, डेल्टा एन की वैल्यू के आधार पर डेल्टा एस निकालते हैं। थर्मोडायनेमिक पढ़ना पड़ेगा तभी ये चीज समझ में आएगी। अगर थर्मोडायनेमिक नहीं पढ़ी है तो दिक्कत आएगी। पहले थर्मोडायनेमिक का ये वाली इक्वेशन पढ़ना है ध्यान से। तो ये क्या हो जाएगा 2 और वो क्या, सॉरी ये क्या हो जाएगा 1। प्रोडक्ट गैस कितना है 1, और ये क्या है 1 और ये हाफ मतलब 1.5। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एन इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एन नहीं, इधर हमने क्या किया था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जो हो गया प्रोडक्ट कितना है 1.5। तो प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट कितना हो गया था, प्रोडक्ट
क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस 1.5। कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, अच्छा इसका ग्राफ हमने पहले ही पढ़ लिया, ये वाला ग्राफ पढ़ लिया है। अब हमें कौन सा ग्राफ देखना है, सी वाला ग्राफ। हमने किसको माना है, सी वाला ग्राफ इसको माना है, हमें मिस्टेक हो रही है सही तरह से। सी वाला ग्राफ हमने माना है कौन सा, सी प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO, वो वाला हम पहले ही पढ़ चुके थे। और वो 1.5 क्यों आ रहा था, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया था इसलिए बैलेंस करंट को आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, CO आ रहा है। तो ये कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है, ये गैस होती है O2, और ये भी क्या होती है, गैस। तो यहाँ पर डेल्टा N इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा N इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ये 1 माइनस 0.5, तो ये काय का आ जाएगा, प्लस का। डेल्टा N इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 0.5। तो डेल्टा N इक्वल टू पॉजिटिव है, तो डेल्टा S भी क्या होगा, डेल्टा S इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस वाली इक्वेशन में, कौन सी वाली में, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहां पर अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा, तो पॉजिटिव रखूंगा तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो ये क्या होता जाएगा, ये डेल्टा G क्या होता जाएगा, नेगेटिव होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी डेल्टा S की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो डेल्टा G की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। तो नेगेटिव होती जाएगी, मतलब ये ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो ये ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, ये सारी चीजों का कारण क्या है, डेल्टा S की वैल्यू क्या है। तो डेल्टा S पता करने के लिए डेल्टा N पॉजिटिव, तो ये डेल्टा S पॉजिटिव, डेल्टा N 0, डेल्टा S 0। फिर अगर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा N नेगेटिव, तो डेल्टा S भी नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये अगर नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव में आएगा, मतलब ऊपर जाएगा, ठीक। और ये अगर क्या है, पॉजिटिव था, तो ये क्या रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा, और ये भी नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, ग्राफ का आएगा नीचे की तरफ। और अगर ये 0 है तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, सीधा का सीधा, ठीक। तो इसे आप नोट करें। इसके बाद सूटेबल रिएजेंट कैसे निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि सूटेबल रिएजेंट किस तरह से काम करता है और कितने टेम्परेचर पर काम करता है। तो अगला हमें ग्राफ देखना है, उसके आधार पर ही बात करेंगे। देखें मेरे पास एक क्या है, ये है C प्लस हाफ O2 इक्वल टू क्या बन रहा है, यहाँ पर CO बन रहा है। और एक है इस टाइप का ग्राफ, उसमें है जिंक Zn प्लस 2 से बैलेंस करना है, कर लो ZnO 2 Zn, ठीक।
मेरे पास दो प्रकार के क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये है x1 मान लो, ये है x2 और ये इधर है x3, यहाँ पर x3 है और यहाँ पर क्या है x4। तो देखो x2 क्या है, ऊपर है, x2 क्या है ऊपर है, तो x2 बराबर क्या रहेगा, ज्यादा है, x2 वैल्यू क्या है, x2 ज्यादा है किससे, x1 से, ये ध्यान रखना है, ये एक संख्या है की, और इधर क्या है x4 ज्यादा है x1 से, x3। अब ये वाला ग्राफ हमें दिया गया है, इस टाइप का एक ग्राफ दिया गया है, हमें ये पता करना है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है ये किस तरह से इसको रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करेगा या नहीं करेगा और कौन से टेम्परेचर पर करेगा। तो मैं पहली वाली बात करूं अगर, तो पहले में क्या हो रहा है देखें जरा, क्या है 2, पहला वाला रीजन, ये वाले रीजन की बात करेंगे, फिर बी वाले रीजन की बात करेंगे। दो रीजन है इसमें, दो रीजन की बात करने वाले हैं। तो पहले रीजन में अगर मैं बात करूं तो रीजन ए वाले जोन में क्या हो रहा है, 2Zn प्लस O2 इक्वल टू क्या बन रहा है 2ZnO। इसके लिए डेल्टा जी फॉर्मेशन इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव है कितना x1। ठीक, अगर इसमें डिसोसिएशन करूं मैं, अगर इसी रिएक्शन को उल्टा करूं इस वाले रीजन में ZnO, तो क्या बनेगा 2Zn प्लस O2 क्या हो जाएगा, डेल्टा जी डिसोसिएशन हो जाएगा -x1। फिर इसी वाले रीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन हाफ O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर है CO। ठीक, तो यहाँ पर डेल्टा जी फॉर्मेशन इसके लिए ये क्या है प्लस का रहेगा, नीचे इधर क्या रहेगा पॉजिटिव जोन रहेगा, ये ज्यादा है वो, तो ये क्या रहेगा x2। अगर इन दोनों को मैं मिलाऊं, इस वाली रिएक्शन को ऊपर वाली को छोड़ दो, इन दोनों को मिलाऊं तो क्या होगा Zn प्लस कार्बन ZnO प्लस कार्बन, ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पर Zn प्लस CO बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको हम करेंगे तो डेल्टा जी इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और x2 क्या है बड़ा है, तो क्या हो जाएगा x2 ज्यादा है और x1 कम है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा जी फॉर्मेशन इक्वल टू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा जी फॉर्मेशन आ रहा है तो इस वाले रीजन पर, मतलब इस वाले टेम्परेचर पर यहाँ पर क्या है, क्या पॉसिबल नहीं है, ये वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। क्लियर होगा। तो ये वाले रीजन क्या बताता है हमें कि इस वाले रीजन पर इसका या इस यहाँ के ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पर जिंक का डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है, कार्बन जो रहेगा वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क नहीं कर सकता। अब बी वाले जोन में चले, हम इस वाले जोन में चले, तो इस वाले जोन में क्या होने वाला है देख लेते हैं। तो पहले आप इसको नोट करें, बी वाले जोन की बात कर रहे हैं हम। देखिए अब बी वाले जोन में क्या है, बी वाले जोन में यही वाली रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये x4 हो रहा है, और अगर इसको पलट दूंगा तो x4 हो गया, और इस वाली रिएक्शन के लिए ये कितना हो जाएगा x3 हो जाएगा। और अब मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x4, ये माइनस का रहेगा और ये कहाँ का रहेगा x3 प्लस का रहेगा, और x4 क्या है बड़ा है और x3 क्या है छोटा है, तो ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव।
अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या है, क्या करना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो इससे हमें क्या पता चला, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जैसे कार्बन जो रहता है वो जिंक के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य कर रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है, लेकिन हर टेम्परेचर पे नहीं कर रहा है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है उसके ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। क्लियर होगी बात। तो एक टेम्परेचर भी हमको स्पेसिफिक चाहिए तभी जाके वो रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर पाएगा, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ये काम करता है। तो इस वाले ग्राफ से हमें ये पता चल जाता है कि ये वाले रीजन में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, डिसोसिएशन जिनका पॉसिबल नहीं है, भले ही तुमने कार्बन मिला दिया, लेकिन कब पॉसिबल रहेगी, इस वाले रीजन में। क्यों, क्योंकि ये X3 और X4 की वैल्यू क्या हो रही है, एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम और ज्यादा हो रही है, ये हमें दिया है। तो इसे नोट करें। फिर अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन सा सुटेबल रिएजेंट होता है इसके लिए और कौन सा सुटेबल रिएजेंट नहीं है। चलिए अब देखें, जैसे हमने आयरन के लिए बात की थी उसकी बात कर लेते हैं। ये टेम्परेचर इधर डेल्टा जी ये काय के लिए है, CO2 के लिए C प्लस, मैं इधर बना देता हूँ इसको, यहाँ पे C प्लस O2 बराबर क्या बन रहा है, CO2। ठीक, अगला यहाँ पर इस टाइप की जो रहता है ये किसके लिए रहता है, C प्लस हाफ O2 इक्वल टू क्या बनता है, CO2। एक रहता है ये, यहाँ पर क्या होता है, CO प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO। और हमारा जो हेमेटाइट का हम आयरन का वो करते हैं वो चालू होता है, आप देखोगे वो यहाँ पर रहता है, वो चलेगा इस तरह से। तो ये ग्राफ आएगा है, ये है Fe प्लस हाफ O2 इक्वल टू Fe। तो देखें जरा, अब इसमें पूछा जाता है कि सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो देखें सबसे पहले टेम्परेचर, ये ग्राफ को आप ध्यान से देखें, ये यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ग्राफ है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस हाफ O2 इक्वल टू कौन बना रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ग्राफ नीचे है और ये ग्राफ कहाँ है, ऊपर है। तो इस वाले टेम्परेचर पर मतलब कम टेम्परेचर पर ही कौन रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य कर रहा है। मतलब जो हमारा FeO होता था उसको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Fe क्या होता है, 3 प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। और ये वाली रिएक्शन जो रहती है वो कम टेम्परेचर पर ही हो जाती थी, आपने देखा था कहां से, 400 डिग्री से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम हो जाता है। ठीक, तो सब कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है वो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है किसके लिए, आयरन के लिए। आप बोलोगे सर कार्बन देखो, अब क्या हो रहा है, कार्बन का ग्राफ जो है वो ऊपर है, इसके ऊपर है, लेकिन इस वाले टेम्परेचर पे देखें,
इस वाले टेम्परेचर पर आयरन वाला ग्राफ है वो ऊपर चला गया और कार्बन का वाला ग्राफ कहाँ है, नीचे। तो ये टेम्परेचर अगर मैं T1 मानूं और ये T2 मानूं तो कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर सकता है। FeO प्लस कार्बन इक्वल टू क्या बना सकता है, Fe प्लस उससे क्या बनना है CO, Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनना है। तो कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर सकता है। इसके लिए वो काय में कन्वर्ट होगा, CO2 में कन्वर्ट होगा। ये यहाँ पर ये वाले क्रॉस कर रहा है, लेकिन कौन से वाले टेम्परेचर पर हो रहा है, T2 पर। तो T1 कम है और T2 क्या होता है, ज्यादा रहता है। तो हम कार्बन से भी उसको मिला के रिडक्शन कर सकते थे आयरन का, लेकिन वो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो कार्बन भी वाक्य भट्टी में ब्लास्ट होने इसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है, कार्य करता है, लेकिन टेम्परेचर क्या चाहिए, ज्यादा। उससे अच्छा सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कार्बन। इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है किसके लिए, आयरन के लिए। ये बात हमें काय से पता चल रही है, एलियम डायग्राम से पता चल रही है। और आपको मैंने बता दिया है, बस आपको ये ग्राफ देखना है, कुछ नहीं करना है। जो नीचे वाला है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ऊपर वाले के लिए, ठीक। और ये ऊपर वाले जो है वो इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। फिर अपने को ये देखना है कि क्रॉस नॉट हुआ है, क्रॉस हो गया यहाँ पे इस टेम्परेचर पे क्रॉस हो गया, तो ये कार्बन जो रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करने करेगा। तो ये हमारा एलिंगम डायग्राम हो गया खत्म। ये जो डायग्राम है थोड़ा सा जटिल है, समझने में दिक्कत हो सकती है, तो आपको ये बार बार आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक पढ़नी पड़ेगी। डेल्टा G इक्वल टू T डेल्टा H माइनस T डेल्टा H वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको ये चीज समझ में आएगी। क्लियर होगी बात? तो इसको बड़े आराम से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, तब आपको ये समझ में आएगा। वैसे आपको इतने ज्यादा कठिन क्वेश्चन इससे आते नहीं है, मैंने ज्यादा पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बस ये क्वेश्चन जो आए थे वो मैंने आपको बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्यों रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, कार्बन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो वो टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है। और इसमें क्या होता है, जो एनर्जी रहती है, ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड डाटा है, ठीक। तो इसको हमको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ये वाला जो मेटलर्जी वाला जो पोर्शन था ये क्या हो गया, आज समाप्त, ठीक। अगला चैप्टर हम अगले लेक्चर से देखने वाले हैं, ठीक। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।